आज हम भारत की एक ऐसी जगह की बात करने वाले हैं जिसे हम सब तस्वीरों में देखकर सोचते हैं, वाह क्या स्वर्ग है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। हमारे पास जो रिपोर्ट है वो इन द्वीपों के जंगलों की मौजूदा हालत पर एक गहरी नजर डालती है। पहली नजर में यहाँ सब हरा भरा शानदार लगता है। लगभग 81% जमीन जंगलों से ढकी है। लेकिन क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है? चलिए जरा गहराई में उतरकर देखते हैं कि इस खूबसूरती के पीछे की कहानी क्या है। बिल्कुल। और आज का हमारा मकसद सिर्फ आंकड़ों को पढ़ना नहीं है, बल्कि उनके पीछे छिपी कहानी को समझना है। क्योंकि अंडमान की कहानी में दो परतें हैं। एक वो जो हमें आधिकारिक सर्वे बताते हैं, और दूसरी वो जो आसमान से सैटेलाइट की आंखें देख रही हैं। हम इन्हीं दो तस्वीरों को जोड़कर ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस अनमोल पारिस्थितिक तंत्र के सामने आज असल में क्या चुनौतियां हैं, और इसका असर सिर्फ वहां के जीवन पर ही नहीं बल्कि हम सब पर क्या पड़ सकता है। ठीक है, तो शुरुआत उस तस्वीर से करते हैं जो अच्छी खबर देती है। रिपोर्ट 2023 के फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी ISFR के आंकड़ों से शुरू होती है। ये बताते हैं कि यहाँ 7,171 वर्ग किलोमीटर में जंगल है। ये द्वीपों के कुल क्षेत्रफल का लगभग 81% है। मतलब पहली नजर में तो ये शानदार स्कोरकार्ड लगता है। बिल्कुल। और अगर हम इसमें और गहराई में जाएं तो तस्वीर और भी अच्छी लगती है। इस 7,171 वर्ग किलोमीटर में से भी लगभग 5,732 वर्ग किलोमीटर बहुत घने जंगल यानी वेरी डेंस फॉरेस्ट की श्रेणी में आता है। ये वो जंगल हैं जहां पेड़ों का घनत्व 70% से ज्यादा होता है। मतलब एक ऐसी हरी चादर जहां सूरज की रोशनी भी जमीन तक मुश्किल से पहुंचती है। ये एक तरह से प्रकृति का ओरिजिनल अंशस्वरूप है। और रिपोर्ट में मैंग्रोव का भी जिक्र है। 600 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा में फैले मैंग्रोव। हम अक्सर इन्हें भूल जाते हैं, लेकिन ये तटों के लिए किसी बॉडीगार्ड से कम नहीं है, खासकर सुनामी जैसी आपदाओं के सामने। तो मतलब पहली नजर में सब ठीक है। 81% जंगल, उसमें से भी एक बड़ा हिस्सा बहुत घना। ये तो अच्छी खबर है, हम चैन की सांस ले सकते हैं। यही तो कहानी उलझ जाती है। ये आंकड़े जमीन पर एक तय समय पर लिए गए हैं, जैसे साल में एक बार होने वाला हेल्थ चेकअप, जो बताता है कि मोटे तौर पर सब ठीक है। लेकिन जब हम आसमान से यानी सैटेलाइट से लगातार इन जंगलों पर नजर रखते हैं, जैसे कोई 24/7 हार्ट मॉनिटर लगाओ, तो तस्वीर थोड़ी धुंधली होने लगती है। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच यानी GFW का डेटा यही दिखाता है कि छोटे छोटे घावों से पूरा जंगल धीरे धीरे लहूलुहान हो रहा है। एक मिनट, मतलब सरकारी सर्वे कह रहा है कि जंगल स्थिर है, लेकिन सैटेलाइट कुछ और कह रहे हैं। ये फर्क कैसे? फर्क नजरिए का है। ISFR बड़े बदलावों को दर्ज करता है, जैसे अगर सैकड़ों हेक्टेयर जंगल एक साथ साफ हो जाएं। लेकिन GFW रोजाना होने वाले छोटे छोटे बदलावों को भी पकड़ता है। कहीं 1 हेक्टेयर कटा, कहीं 2 हेक्टेयर। ये जंगल में लगी आग के धुएं के छोटे छोटे गुब्बारों को देखने जैसा है, जो बताते हैं कि नीचे कुछ जल रहा है, भले ही बड़ी आग अभी न दिखी हो। और ये छोटे छोटे घाव कितने बड़े हैं? GFW के आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े चौंकाने वाले हैं। GFW के मुताबिक सिर्फ 2020 से 2024 के बीच 2,01,100 हेक्टेयर प्राकृतिक जंगल का नुकसान हुआ है। सुनने में शायद ये आंकड़ा बड़ा न लगे, लेकिन इसे ऐसे समझिए कि ये मुंबई के संजय गांधी नेशनल पार्क के 5वें हिस्से के बराबर का जंगल है, जो सिर्फ 4 साल में गायब हो गया है। और ये रुक नहीं रहा है। अकेले 2024 में अब तक 120 हेक्टेयर जंगल कट चुके हैं। बाप रे! और इसका कार्बन उत्सर्जन पर भी तो असर पड़ता होगा। तो लाहिर है, सिर्फ 2021 से 2024 के बीच हुए इस नुकसान से वायुमंडल में लगभग 1,80,000 टन अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड पहुंची है। ये आंकड़े हमें बताते हैं कि सतह पर जो स्थिरता दिख रही है, उसके नीचे एक चिंताजनक प्रक्रिया लगातार चल रही है। रिपोर्ट में नवंबर 2025 के हालिया अलर्ट का भी जिक्र है, जो सिर्फ एक हफ्ते में 170 से ज्यादा कटाई की घटनाओं की ओर इशारा करते हैं। ये छोटे छोटे पैच मिलकर एक बड़ी चिंताजनक तस्वीर बना रहे हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये हो क्यों रहा है? अगर अंडमान इतना संरक्षित है, तो ये जंगल काट कौन रहा है और क्यों? रिपोर्ट में इसके कारणों का भी जिक्र होगा। हाँ, रिपोर्ट इसके 4 मुख्य कारण बताती है, और इसमें कुछ बातें तो अपेक्षित हैं, लेकिन एक कारण बहुत ही अजीब और हैरान करने वाला है। पहला तो वही पुराना कारण है, पर्यटन का दबाव और अवैध कटाई। छोटी छोटी बस्तियां फैल रही हैं, लकड़ी की जरूरतें हैं, और इसके लिए धीरे धीरे जंगल साफ हो रहे हैं। ये तो समझ आता है, धीमी गति से होने वाला अतिक्रमण। लेकिन इसमें वो हैरान करने वाली बात क्या है? हैरान करने वाला विलन है एक हमलावर प्रजाति यानी इन्वेजिव स्पीशीज। एक मिनट, आपने कहा हमलावर प्रजातियां, मतलब जानवरों की वजह से जंगल को नुकसान हो रहा है? ये कैसे हो सकता है? मुझे लगा था कि इंसान ही सबसे बड़ा दुश्मन होता है। आमतौर पर ऐसा ही होता है।
लेकिन अंडमान की कहानी में एक दिलचस्प विलन है, चित्तीदार हिरण। कहानी ये है कि 1930 के दशक में अंग्रेजों ने शिकार के शौक के लिए इन हिरणों को यहाँ लाके छोड़ा था। लेकिन यहाँ उनका कोई प्राकृतिक शिकारी जैसे बाघ या तेंदुआ था ही नहीं। नतीजा? उनकी आबादी बेतहाशा बढ़ गई होगी। बिल्कुल, आज उनकी आबादी इतनी बढ़ गई है कि वो जंगल में उगने वाले नए छोटे पौधों को खा जाते हैं। इससे जंगल का प्राकृतिक रूप से जो नवीनीकरण होना चाहिए वो रुक गया है। पुराने पेड़ तो हैं, लेकिन उनकी जगह लेने के लिए नई पीढ़ी तैयारी नहीं हो पा रही। रिपोर्ट का अनुमान है कि इन हिरणों की वजह से अब तक लगभग 4,893 वर्ग किलोमीटर की हरियाली का नुकसान हो चुका है। ये जंगल को अंदर से खोखला करने जैसा है। कमाल है। मतलब शिकार का शौक पूरा करने के लिए लाया गया एक जानवर आज 100 साल बाद पूरे इकोसिस्टम के लिए सिरदर्द बन गया है। प्रकृति का अपना ही हिसाब किताब है। ये तो वाकई हैरान करने वाला है। मतलब एक तरफ ये धीमी गति से होने वाला नुकसान है, लेकिन रिपोर्ट में तो एक बहुत बड़े एक झटके में होने वाले बदलाव का भी जिक्र है ना, वो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। हाँ, और अब हम आते हैं तीसरे और शायद सबसे बड़े खतरे पर, ग्रेट निकोबार समग्र विकास परियोजना। ये 80,000 करोड़ रुपए का एक महा प्रोजेक्ट है। इसके तहत एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक पूरी टाउनशिप और एक पावर प्लांट बनाया जाना है। ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन इसके लिए जंगल की कीमत क्या होगी? कीमत बहुत बड़ी है। इस प्रोजेक्ट के लिए 150 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा घने प्राचीन जंगल साफ किए जाएंगे और एक अनुमान के मुताबिक इसके लिए लगभग 1 करोड़ पेड़ काटे जा सकते हैं। 1 करोड़ पेड़, ये संख्या तो दिमाग को सुनकर देती है। ये कोई छोटा मोटा अतिक्रमण नहीं है, ये तो एक झटके में पारिस्थितिकी तंत्र के एक बहुत बड़े हिस्से को मिटा देने जैसा है। सही कहा। और रिपोर्ट में एक चौथे कारण का भी जिक्र है, व्यावसायिक बागान जैसे कि पाम ऑयल। इसकी वजह से भी खासकर अंडमान के द्वीपों में लगभग 4,000 वर्ग किलोमीटर जंगल की गुणवत्ता में गिरावट आई है। तो हमारे पास एक तरफ हिरण और अतिक्रमण जैसे साइलेंट किलर हैं जो धीरे धीरे नुकसान कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ग्रेट निकोबार जैसी एक विशाल परियोजना जो एक झटके में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाली है। लेकिन कई लोग तर्क देंगे कि देश की सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए मलक्का स्ट्रेट के पास ऐसा बड़ा पोर्ट जरूरी है। क्या विकास और पर्यावरण संरक्षण एक साथ नहीं चल सकते? रिपोर्ट इस संतुलन के बारे में क्या कहती है? रिपोर्ट इस पर सवाल नहीं उठाती कि विकास जरूरी है या नहीं। वो इस बात पर ध्यान खींचती है कि इस विकास की परिस्थिति की कीमत क्या है और क्या उसे ठीक से आंका गया है। ये प्रोजेक्ट सीधे तौर पर उन संवेदनशील इलाकों को प्रभावित करेगा, जैसे गलाथिया बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गलाथिया बे, ये नाम महत्वपूर्ण है ना? जहां तक मुझे याद है ये लेदरबैक समुद्री कछुओं के लिए बहुत जरूरी जगह है। बिल्कुल, गलाथिया बे दुनिया में लेदरबैक समुद्री कछुओं के घोंसले बनाने की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण जगहों में से एक है। ये कछुए हजारों किलोमीटर का सफर तय करके यहाँ अंडे देने आते हैं। पोर्ट का निर्माण उनके सदियों पुराने रास्ते और घर को हमेशा के लिए तबाह कर सकता है। तो इसका असर सिर्फ पेड़ों के कटने तक सीमित नहीं है। तो चलिए इसी पे बात करते हैं। पेड़ों से आगे की कहानी क्या है? इस जंगल के कटने का कुल मतलब क्या निकलता है? पहला तो यही जैव विविधता का नुकसान हुआ। हाँ, और ये सिर्फ लेदरबैक कछुओं की बात नहीं है। इन द्वीपों पर ऐसे सैकड़ों जीव जंतु और पौधे हैं जो एंडेमिक हैं, यानी वो दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। निकोबार का श्रू, अंडमान का क्रैक, ये नाम शायद हमने सुने भी ना हो, लेकिन ये प्रकृति की अनमोल धरोहर हैं। जब आप उनके घर को नष्ट करते हैं तो आप उन्हें हमेशा के लिए खोने का खतरा उठाते हैं। और इसका एक मानवीय पहलू भी है जो शायद सबसे ज्यादा संवेदनशील है, वहां की स्वदेशी जनजातियों पर असर। और ये पहलू सबसे ज्यादा चिंताजनक है। ये प्रोजेक्ट शोम्पेन जैसी प्राचीन जनजातियों के संरक्षित इलाकों का उल्लंघन करता है। ये वो लोग हैं जो हजारों सालों से इन जंगलों में बाहरी दुनिया से लगभग बिना किसी संपर्क के रह रहे हैं। भारतीय संविधान और 1956 के कानून के तहत उन्हें विशेष सुरक्षा मिली हुई है। उनका जंगल से रिश्ता सिर्फ आजीविका का नहीं, बल्कि अस्तित्व, संस्कृति और पहचान का है। तो क्या इस प्रोजेक्ट के लिए उनसे कोई सलाह मशवरा किया गया? यही तो विवाद का सबसे बड़ा बिंदु है। आलोचकों का कहना है कि उनकी सहमति नहीं ली गई, जो कानूनी रूप से जरूरी है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये सिर्फ एक स्थानीय मुद्दा नहीं रह जाता। ये एक राष्ट्र की अपनी सबसे कमजोर और प्राचीन संस्कृतियों को बचाने की प्रतिबद्धता पर सवाल उठाता है। और शायद इसी वजह से इस प्रोजेक्ट को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, कलकत्ता हाईकोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT में इसे लेकर कई मामले चल रहे हैं। रिपोर्ट में अक्टूबर 2025 की एक कमेटी की रिपोर्ट का भी जिक्र है।
उस कमेटी ने पाया कि पेड़ काटने से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए जो उपाय सुझाए गए थे, जैसे कहीं और पेड़ लगाना, वे अपर्याप्त और पारिस्थितिक रूप से गलत थे। अब ग्रेट निकोबार के प्राचीन घने जंगल की भरपाई हरियाणा के किसी सूखे इलाके में पेड़ लगाकर नहीं कर सकते। ये तो जाहिर सी बात है। तो ये कानूनी लड़ाइयां असल में विकास और संरक्षण के बीच संतुलन बनाने के संघर्ष को दिखाती हैं। सही कहा। सवाल ये नहीं है कि विकास होना चाहिए या नहीं, सवाल ये है कि विकास किस कीमत पर होना चाहिए और क्या उसके विकल्पों पर या उसे कम से कम नुकसानदेह बनाने के तरीकों पर ठीक से विचार किया गया है। तो अब इस मुश्किल स्थिति में आगे का रास्ता क्या है? क्या रिपोर्ट कोई समाधान भी सुझाती है? क्या इन जंगलों को बचाया जा सकता है? हाँ, रिपोर्ट कुछ ठोस सिफारिशें भी देती है और ये सिर्फ समस्याओं को लेकर चिंता जताने तक सीमित नहीं है। पहली और सबसे जरूरी सिफारिश है निगरानी को और सख्त करना। सैटेलाइट डेटा को जमीनी गश्त के साथ जोड़कर एक रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम बनाना, ताकि जैसे ही कहीं अवैध कटाई हो तुरंत पता चल जाए और कार्रवाई हो सके। टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल, ये तो समझ आता है। और उस बड़े प्रोजेक्ट के बारे में क्या? ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के लिए रिपोर्ट की सबसे बड़ी सिफारिश है कि इसका स्वतंत्र, निष्पक्ष विशेषज्ञों द्वारा फिर से मूल्यांकन किया जाए। एक ऐसा मूल्यांकन जो सिर्फ आर्थिक फायदों को न देखे, बल्कि इसकी पारिस्थितिक और सामाजिक कीमत को भी ईमानदारी से आंके, और इसमें स्वदेशी समुदायों की स्वतंत्र और पूर्व सूचित सहमति को केंद्र में रखा जाए। ये बहुत जरूरी लगता है। और जंगल लगाने के बारे में भी कोई सुझाव है? हाँ, रिपोर्ट कहती है कि जहां भी पेड़ लगाए जाएं, वहां स्थानीय प्रजातियों को प्राथमिकता दी जाए, न कि व्यावसायिक पेड़ों को जो जल्दी बढ़ते हैं पर इकोसिस्टम को फायदा नहीं पहुंचाते हैं। साथ ही एक लक्ष्य रखने का भी सुझाव है कि अगले 10 सालों के लिए अतिक्रमण को 50 हेक्टेयर प्रति वर्ष तक सीमित किया जाए। ये एक रियलिस्टिक टारगेट है। तो ये सिफारिशें सिर्फ नुकसान रोकने के बारे में नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए एक बेहतर और टिकाऊ मॉडल बनाने के बारे में है। बिल्कुल। इसका सार ये है कि इन द्वीपों से जुड़ी हर नीति हो भारत की जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना यानी नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के साथ जोड़ा जाए। अंडमान की कार्बन सिंक के रूप में जो क्षमता है, यानी हवा से कार्बन सोखने की जो ताकत है, उसे इसकी सुरक्षा के लिए एक मजबूत आर्थिक और रणनीतिक तर्क के रूप में इस्तेमाल किया जाए। ये सिर्फ पर्यावरण बचाने की बात नहीं है, ये एक राष्ट्रीय संपत्ति को बचाने की बात है जिसका मौद्रिक मूल्य भी बहुत बड़ा है। तो आज की इस गहरी पड़ताल से एक बात साफ है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दोराहे पर खड़े हैं। कागजों पर ये एक हरा भरा स्वर्ग है, फॉरेस्ट सर्वे के आंकड़े भी एक मजबूत तस्वीर दिखाते हैं, लेकिन सैटेलाइट से मिली तस्वीरों और जमीनी हकीकत के भीतर छिपे संकेत हिरणों से लेकर विशाल परियोजनाओं तक बड़े खतरों की ओर इशारा कर रहे हैं। और यहाँ हम सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। रिपोर्ट और परियोजना दोनों समग्र विकास यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, लेकिन हमें यह सोचना होगा कि समग्र का असली मतलब क्या है। क्या कोई विकास समग्र कहा जा सकता है जो सदियों से वहां रह रहे समुदायों को विस्थापित करता हो और एक ऐसे अनमोल पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट करता हो जिसका फायदा सिर्फ भारत को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को मिलता है? किसी प्रोजेक्ट की बैलेंस शीट में वो कौन सी कीमतें हैं जो कभी दिखाई नहीं देती,